This is Pot Spread. सोचिए जरा, जो खाना आप तक मिनटों में पहुंचता है या जो कैब आपको मंजिल तक ले जाती है, उसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम इन ऐप्स की दुनिया से आगे बढ़कर भारत की विशाल गिग अर्थव्यवस्था और इसे चलाने वाले लोगों की जटिल दुनिया को समझेंगे। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये आज के हमारे विश्लेषण का रोड मैप है। इसे खास तौर पर परीक्षा के लिहाज से तैयार किया गया है, ताकि हर पहलू पर पकड़ मजबूत हो सके। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इस सवाल से कि ये गिग इकोनॉमी आखिर है क्या और कैसे ये भारत के आर्थिक परिदृश्य का इतना बड़ा हिस्सा बन गई। आइए पता करते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये काम करने का कोई पारंपरिक तरीका नहीं है। ये कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे टास्क बेस्ड कामों पर आधारित हैं। और इन सबको मैनेज किया जाता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, यानी आपके फ़ोन में मौजूद ऐप्स के जरिए। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, इसका स्केल देखिए। नीति आयोग का अनुमान है कि 2030 तक भारत में लगभग 2.3 करोड़ लोग गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा होंगे। ये हमारे वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये काम को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल रहा है। जरा 2010 के दशक की शुरुआत में चलते हैं। तभी इस क्षेत्र में असली तेजी आई थी। ज़ोमैटो, ओला, उबर और स्विगी जैसी कंपनियां मैदान में उतरीं और देखते ही देखते हमारे शहरों में आने जाने और खाना ऑर्डर करने का तरीका ही बदल गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हैं कौन ये लोग जो इन गाड़ियों को चला रहे हैं और हमारे लिए डिलीवरी कर रहे हैं? अगर हमें गिग अर्थव्यवस्था के असली असर को समझना है तो इनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, गिग इकोनॉमी की जो एक सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसमें मौजूद लैंगिक असमानता। खासकर राइड हेलिंग और फूड डिलीवरी जैसे कामों में पुरुषों का दबदबा साफ दिखता है। अब ऐसा क्यों है? खैर, इसके पीछे कई सामाजिक कारण हैं, जैसे रात में काम करने को लेकर सुरक्षा की चिंताएं और कुछ कामों को लेकर बनी बनाई पारंपरिक धारणाएं। तो इन सब बातों से एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे वर्कफोर्स की जो ज्यादातर युवा है, जो ग्रामीण या छोटे शहरों से आता है और जिसके पास अमूमन स्कूली शिक्षा है। और हाँ, कई लोगों के लिए गिग इकोनॉमी पहली पसंद नहीं, बल्कि एक मजबूरी का विकल्प है, जब उन्हें कहीं और कोई पारंपरिक नौकरी नहीं मिलती। चलिए, अब बात करते हैं असलियत की, कि एक गिग वर्कर की रोज की जिंदगी होती कैसी है। और यहीं पर हमें इस पूरी इकोनॉमी का एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। देखिए, एक तरफ तो है लचीलेपन का बड़ा आकर्षक वादा, अपनी मर्जी से अपने समय पर काम करने की आज़ादी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है अनिश्चितता की हकीकत, जहां कमाई का कोई भरोसा नहीं है और नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं। सोचिए, यहाँ आपका कोई इंसानी बॉस नहीं है, बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम है जो आपको मैनेज कर रहा है। इसी को कहते हैं एल्गोरिदम मैनेजमेंट। ये एल्गोरिदम ही तय करता है कि किसे कौन सा काम मिलेगा और उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। और अक्सर ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह होता है, जिसमें कोई पारदर्शिता नहीं होती और वर्कर के पास अपनी बात रखने का कोई मौका भी नहीं होता। और इस डिजिटल बॉस के अलावा भी कई चुनौतियां हैं। जरा सोच के देखिए, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहना, खराब मौसम में काम करना, कमाई की अनिश्चितता का लगातार तनाव और सड़क पर दुर्घटना या उत्पीड़न का खतरा, ये सब इनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। चलिए, अब सबसे जरूरी मुद्दे पर आते हैं, यानी पैसा। किसी भी काम में वेतन और आर्थिक स्थिरता सबसे जरूरी होती है। तो सवाल यह है कि इस मामले में गिग इकोनॉमी कहां खड़ी होती है? ये चार्ट असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। एक गिग वर्कर जो शुरुआत में कमाता है और जो पैसा असल में उसके हाथ में आता है, उसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेट्रोल, गाड़ी का मेंटेनेंस और प्लेटफॉर्म का कमीशन, ये सारे खर्चे उन्हें खुद उठाने पड़ते हैं। तो असल में बात यह है कि आर्थिक असुरक्षा इस सिस्टम में पहले से ही मौजूद है। ये इसका एक हिस्सा है। जब कमाई का कोई ठिकाना ना हो और ऊपर से कोई सोशल सेफ्टी नेट जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस या पेड लीव भी ना हो, तो गिग वर्कर्स अक्सर एक अनिश्चितता के माहौल में जीते हैं। अच्छा, अब परीक्षा के नजरिए से ये कुछ खास बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। लचीलेपन और अनिश्चितता का विरोधाभास, एल्गोरिदम के जरिए कंट्रोल, आर्थिक असुरक्षा और पारंपरिक श्रम अधिकारों की कमी, यही वो संरचनात्मक समस्याएं हैं जो गिग इकोनॉमी मॉडल को परिभाषित करती हैं। तो अब तक हमने वर्कर के लेवल पे बात की। चलिए अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं और देखते हैं कि समाज पर, हमारे लेबर रिलेशंस पर इसका क्या असर हो रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी समाजशास्त्रीय कॉन्सेप्ट आता है,
प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझें तो इस मॉडल में डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बिचौलिए की तरह काम करते हैं। वे वर्कर्स की मेहनत और उनके साधनों जैसे गाड़ी और फोन से पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उन्हें एक पारंपरिक नौकरी वाली कोई भी सुरक्षा या लाभ नहीं देते। तो गिग इकोनॉमी सिर्फ नौकरियां ही नहीं बना रही, ये हमारे सामाजिक ताने बाने को भी बदल रही है। एक तरफ तो ये मौजूदा असमानताओं को और मजबूत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इसी के खिलाफ वर्कर्स के प्रतिरोध के नए नए तरीके भी सामने आ रहे हैं। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? हम इनोवेशन और वर्कर्स के अधिकारों के बीच एक संतुलन कैसे बना सकते हैं? इसके लिए एक मजबूत नीतिगत ढांचे की जरूरत है, जिसमें कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, गिग वर्कर्स की कानूनी स्थिति साफ करनी होगी। दूसरा, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस जैसा एक सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना होगा। तीसरा, एल्गोरिदम में पारदर्शिता लानी होगी। और आखिर में उनके करियर में आगे बढ़ने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या गिग अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण का एक नया रास्ता है या फिर डिजिटल शोषण का एक नया रूप? इसका जवाब सीधा नहीं है और भारत में काम का भविष्य इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। ये एक ऐसी बहस है जिसमें समाजशास्त्रीय नजरिए से लगातार पड़ताल की जरूरत है।